सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भूतिया घटना या रहस्यमयी घटना घटित हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं और तैयार हो जाएं भूतिया तथा डरावनी कहानियों की रोमांचक सफर पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे दादाजी की है जो मुझे बचपन में हमेशा सुनाते थे। दादाजी बताते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी खौफनाक घटना कहीं पे ना देखी थी और ना ही सुनी थी। सच कहूं तो जब मैं उनकी कहानी को सुनता था ना तो मेरी हालत बद से बदतर हो जाती थी। तो जब उनके साथ यह घटना घटी तो उनको कैसा लगा होगा, यही सोचकर मेरा रोम रोम सिहर उठता है। ये घटना ऐसी थी कि सिर्फ दादाजी ही नहीं बल्कि पूरा गांव दहशत में फैल गया था। सन 1980 की बात है। दादाजी के गांव महुआ में जो खौफनाक एवं दर्दनाक घटना घटी जिसने गांव की नींव हिलाकर रख दी। लोगों के अंदर इतनी खौफ जाग गई जिसके बाद लोग उस गांव का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1980 में हमारा भारत इतना विकसित नहीं था। यहाँ तक कि लोगों को सोने के लिए एवं रहने के लिए ईंट के मकान तक नहीं थे। उस समय गांव की गरीबी भी चरम सीमा पर थी। लोगों के पास उस समय केवल फूस के ही घर थे, इसलिए अधिकांश लोग गर्मी के दिनों में घर के बाहर ही सोते थे। लेकिन गांव की जिंदगी बहुत ही खुशनुमा थी। सभी लोग आपस में मिलकर रहते थे। पर्व त्योहार सब एक साथ मिलकर एकदम धूमधाम के साथ मनाते थे। होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था तो गांव के सभी लोग पहले से ही तैयारी शुरू कर दिए थे। 10 दिन पहले से ही होलिका दहन की शुरुआत हो चुकी थी। हर एक रात को दादाजी और गांव के सभी लोग एक साथ चौपाल पे बैठकर होली के गीत गाते और थक कर वहीं पे चौपाल पे ही सो जाते थे। गांव की औरतें भी झुंड बनाकर अपना अलग ग्रुप बना के गीत गाती। बहुत ही खुशी से उनके दिन गुजर रहे थे। जल्द ही होलिका दहन का दिन भी नजदीक आ गया। उस समय दादाजी का गांव जंगली इलाकों में था, जिसके चलते वे लोग ये जानते थे कि उन्हें बाहर सोने में कितना खतरा है, क्योंकि बाहर से किसी भी समय जंगली जानवरों का हमला हो सकता था। लेकिन मजबूरी में उन्हें सोना ही पड़ता था। होलिका दहन के ठीक 2 दिन पहले दादाजी और गांव के और लोग बैठ के बातें कर ही रहे थे कि अचानक हरिया नाम के एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और हाँफते हाँफते बोला कि उनके पोते के ऊपर ऊपरी चक्कर चल गया है। अजीब तरह से उल्टी कर रहा है। ऊपरी चक्कर का नाम सुनते ही मेरे दादाजी और गांव के सभी लोगों के चेहरे पर अजीब सा डर का भाव आ गया। दादाजी ऐसे धीमी स्वर में पूछे, कब से हो रहा है ये? हरिया बोले, पता नहीं, शाम को अच्छा भला खेल कूद रहा था। जब घर आया तो खुशी खुशी बोल रहा था दीदी ने खाने के लिए दिया। हमें लगा कि आसपास का कोई दिया होगा, लेकिन उसके बाद से ही अजीब तरीके से लगातार उल्टी करते जा रहा। ये सब सुनकर सब लोग हरिया के घर की तरफ बढ़ने लगे। वहां जाते ही हरिया के पोते का प्राण निकल चुका था। उसके घर में रोना धोना ये सब शुरू था।
होली के कुछ दिन पहले ही ऐसा घटना घट जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले दिन हरिया के पोते का दाह संस्कार किया गया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। होली ये सब त्योहार भी खत्म हो गया। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन होली के दूसरे दिन से ही फिर से वही बीमारी शुरू होने लगी। लेकिन इस बार गांव के अधिकांश बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। सभी बच्चों के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी बच्चों में एक बात तो समान ही थी कि सभी के दर्द पेट में था। धीरे धीरे उनकी हालत और खराब हो रही थी। गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे जब उल्टियां कर रहे थे तो उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। बच्चे लगातार यही कह रहे थे कि हमारे पेट के अंदर कुछ है जो चल रहा है। गांव वाले समझ चुके थे कि जरूर कोई बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी है हमारे गांव में। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग शहर जाकर अपने बच्चों का इलाज करवा सके। धीरे धीरे करके एक एक बच्चे खत्म होते जा रहे थे। गांव के सभी लोग परेशान रहने लगे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करे तो क्या करे। एक शाम सभी लोग बैठक बुलवाए और दादाजी ने कहा कि हमें अब ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ। ये बीमारी नहीं है, कुछ और ही है जो हमें दिख नहीं रहा। दादाजी ने पूरे गांव वालों को एकदम सतर्क रहने और रात को जो बड़े लोग हैं वो बाहर अपने घर की रखवाली करें और आसपास में रोशनी ज़रूर रखने की हिदायत दी। सभी लोग दादाजी की बात मान लिए, क्योंकि गांव के लोग अब एकदम सतर्क रहने लगे थे। इसलिए कुछ दिन तक नई बीमारी का कुछ भी पता नहीं चला। एक बार एक रात को जब अधिकांश लोग अपने घर के बाहर सो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके चारों ओर कोई घूम रहा हो। उन लोगों ने तुरंत ही उठकर इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। फिर अगली ही सुबह गांव में एक बात आग की तरह फैली। कई लोगों का कहना था कि जब हम सोए हुए थे तो हमें लगा मेरे बगल कोई है जो मुझे घूर रहा है। और जैसे ही मैं उठा तो देखा कि जंगल के रास्ते कोई औरत अंदर जा रही हो। उधर गांव में जो बच्चे पहले से बीमार थे उनकी हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। गांव के ही भोला ने कहा कि कल जब मैं जंगल के रास्ते जा रहा था तो मैंने दूर पर एक औरत को बैठा देखा था। देखने में तो वह औरत बेहद अजीब थी। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। आखिर वह सुनसान इलाके में क्या कर रही थी, ये देखने के लिए मैं पेड़ के पीछे छिपकर काफी देर से उसकी हरकतों को देखता रहा। पता नहीं कैसे अचानक ही वहां बहुत तेज की आंधी आई और वह औरत मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं उसे इधर उधर देखता रहा, लेकिन वह मुझे फिर नहीं दिखी। हो सकता है शायद ये वही औरत है जो रातों में आती है। गांव वाले समझ चुके थे कि कुछ तो है जो गांव को इतना परेशान करे हुए है, क्योंकि अचानक ऐसा होना कैसे संभव है। गांव के कुछ लोगों ने और दादाजी ने जंगल जाने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि आखिर उस जंगल में है कौन। यही सोचकर तकरीबन 5 लोग उस जंगल की ओर चल पड़े।
अपने अपने हाथों में लाठी डंडे और मशाल लेकर। दोपहर के 1 बज रहे थे और अब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। जंगल की शुरुआत से ही तेज हवाएं चल रही थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट बेहद डरावनी लग रही थी। दादाजी सबसे आगे चल रहे थे। उन लोगों ने गौर किया कि इतने बड़े जंगल में उन्हें एक भी पशु पक्षी देखने को नहीं मिल रहा था, मानो वह कहीं विलुप्त हो गए हों। फिर भी हिम्मत जुटाए वे लोग घने जंगल की ओर चले जा रहे थे। जंगल के काफी अंदर जाकर उन लोगों के पैर थम गए। इन लोगों ने अपने सामने जंगल के सारे पशु पक्षियों को मरे हुए देखा। उन्होंने देखा कि सारे पशु पक्षी मरकर इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। इन लोगों ने देखा कि सारे पशु पक्षियों को किसी ने नोच नोच कर खाया हो। यह सब देख सभी लोगों के होश ही उड़ गए। इन लोगों को समझ में आ चुका था कि इस जंगल में जरूर कोई बात है। आखिर अचानक से ऐसे हालत कैसे हो सकते हैं? सबको लग रहा था कि आखिर किस तरह की महामारी फैली है जो लोगों को तथा पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ रहा। इतना तो समझ में आ गया था, जो कोई भी हो वह है तो इसी जंगल में मौजूद, पर पता यह करना था कि आखिर यह है कौन। धीरे धीरे अब शाम हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। जंगल की खौफनाक सरसराहट पूरे जंगल पर डेरा डाल चुकी थी। जब काफी अंधेरा हो गया तो ये लोग अपने पास रखे मशाल को जलाकर जंगल के और अंदर जाने लगे। जंगल के काफी अंदर आ जाने के बाद इन्हें अपने से थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ी। उन लोगों को लग रहा था कि इतने घने जंगल में इतनी दूर आखिर यहाँ है कौन। फिर दादाजी ने सोचा कि जो कोई भी हो चलकर देखना तो पड़ेगा, और सभी लोग उसी तरफ जाने लगे। जैसे जैसे ये लोग वहां तक पहुंचने वाले थे वैसे वैसे इनके कानों में किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जहां से रोशनी आ रही थी वहां पहुंचने से 10 कदम दूर सभी लोग एक पेड़ के पीछे छिपकर सामने देखने लगे कि आखिर वहां है क्या। अपने पास जल रहे मशालों को भी इन लोगों ने बुझा दिया और सामने देखने लगे। अपने सामने इन लोगों ने जो देखा, इन लोगों का शरीर हिल कर रह गया। उनके होश ही उड़ गए। उन लोगों ने देखा कि सामने काले लिबास में एक औरत बैठी हुई है और उसके बगल मशाल जल रही हैं। उसके पास तकरीबन एक टोकरी मरा हुआ पंछी रखा हुआ है और वह औरत एक एक करके पंछी को आग में जलाकर भस्म कर रही है और कुछ मंत्र भी बुदबुदा रही थी। सिर्फ यही नहीं, उसके बगल में 5 जिंदा बच्चे थे जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वे सभी चिल्ला रहे थे। और एक बच्चा था जो मरा हुआ था। उस औरत के पास एक बड़ा सा कटोरा था। उन लोगों ने देखा कि औरत उस मरे बच्चे का कलेजा चीर कर निकाल रही थी और कलेजे को निकाल उसी पात्र में रख दी। वे लोग समझ गए थे कि वो औरत कोई साधारण औरत नहीं है, वो एक डायन है। यह तो एक एक करके सारे बच्चों को मार डालेगी। इसी औरत की वजह से सारे बच्चे गांव में बीमार पड़े थे। अगर वो लोग जल्दी कुछ नहीं किए होते तो ये औरत उन बच्चों को भी खत्म कर देती। सभी लोग सोच लिए थे कि इस औरत को माफ नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। उन लोगों ने मशाल को फिर से जलाया
और हाथ में लिए डंडे को लेकर उस औरत के पास पहुंच गए। उन लोगों ने उस औरत को चारों ओर से घेर लिया। तभी दादाजी ने पूछा, आखिर कौन हो तुम, नाम बताओ। तो उसने कुछ नहीं बोला और लाल आंखें दिखाकर सभी पर गुर्राने लगी। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। बिखरे बाल, लाल लाल आंखें और खून से सने हाथ देखकर सभी लोगों का हृदय भी कांप गया। वो औरत सभी लोगों के बीच से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन लोगों ने उसे कस कर पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन फिर भी वो औरत सभी लोगों की तरफ अपने पंजे मार रही थी। इसी बीच सभी लोगों ने डंडे से उसके सर पर जोर से प्रहार किया और वह वहीं पे बेहोश हो गई। फिर दादाजी ने बोला, जो भी इसे पूछना होगा गांव में चलकर ही पूछेंगे। और वे सभी लोग उस डायन को जंगल से उठाकर गांव में ले आए और साथ में सभी लोगों ने जिंदा बच्चों को भी गांव में लेकर आए। उस औरत को देखने के लिए गांव में काफी भीड़ जमा हो गई। जंगल से गांव तक आने में समय काफी हो चुकी थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। सभी लोगों ने सोचा, जो भी फैसला करना होगा आज रात को ही करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये औरत कोई साधारण नहीं थी, ये एक डायन थी। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह के चक्कर में ये डायन यहाँ से भाग जाए, तब यह हमारे लिए काफी घातक सिद्ध होगी। गांव के लोगों ने उस औरत को एक पेड़ से बांध दिया। थोड़ी ही देर में उस औरत को होश आई तो दादाजी ने कड़कती आवाज में उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आई हो, क्योंकि तुम इस गांव की तो नहीं हो, तो बताओ आखिर कौन हो तुम। वो औरत लगातार यही कहे जा रही थी, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, पूरा गांव का विनाश हो जाएगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो। उस औरत के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं थी। गांव में गुस्साए लोगों ने उस औरत पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। जिंदा जल रही औरत इतना तेज चिल्ला रही थी मानो उसकी खौफनाक चीखें कलेजा ही चीर दे। देखते ही देखते वो औरत जलकर खाक हो गई और उसकी हड्डियां वहीं पेड़ के नीचे बिखर गए। गांव के लोगों ने वहां से सारी हड्डियां चूनकर एक घड़े में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। लोग समझ रहे थे अब उनकी परेशानी दूर हो गई, क्योंकि उन लोगों के बच्चे सभी ठीक हो गए थे। पर इस घटना के 2 दिन बाद बहुत सारे लोगों ने गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि जब वो सोते हैं तो चल रही डायन रातों को नींद में आती है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि मैं उस औरत को उसी पेड़ के नीचे देखता हूँ। दादाजी को भी कई बार ऐसा दिखता कि उनके आसपास से किसी औरत के कराहने की आवाज आ रही है और अचानक से कुछ जलने की बदबू भी आती है। कुछ ही दिन बाद ऐसा गांव के सभी लोगों के साथ होने लगा। उस डायन का प्रकोप ऐसा छाया कि लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए। मेरे दादाजी भी उस गांव को छोड़कर अभी हम जहां रह रहे हैं वहीं पे बस गए। कई बार मैं दादाजी को उनके अपने गांव चलने को कहता था, लेकिन जैसे ही दादाजी उस गांव के बारे में सुनते ही एकदम बौखला जाते थे। उनके चेहरे पे पसीने की बूंद सी आने लगती थी। गांव के किसी भी लोगों को यह पता नहीं लग पाया कि बाद में डायन ने कैसा प्रकोप ढाया कि सारे गांव वाले इधर उधर हो गए।
अभी तक उस गांव को भूतिया गांव माना जाता है। उस गांव का नाम लेते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है। आज की कहानी शुरू करने से पहले बस एक ही निवेदन करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम हर कहानी में पूरी सुधार करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं और तैयार हो जाएं भूतहा तथा रहस्यमयी कहानियों की रोमांचक सफर में। ये बात सच है कि किसी की चीज़ों को बिना पूछे छूना एवं उसे देखना बहुत ही गलत है। आपने तो कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कोई अनमोल चीज़ हाथ लगी और वो बहुत ही अमीर हो गया। ऐसा ही एक चीज़ सुषमा के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकी। आखिर वो क्या चीज़ थी? मेरा नाम चेतना है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मेरी सबसे खास दोस्त सुषमा के साथ घटी थी। यह बात वर्ष 2015 की है, जब सुषमा अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाकों को देखने के इरादे से गई थी। वो मुझे भी बोले थे, लेकिन मेरे घर में कुछ फंक्शन थे जिसके कारण मैं नहीं जा पाई थी। वे लोग पहाड़ियों की प्राकृतिक घटाओं को देखकर एक सुखद भाव का अनुभव कर रहे थे। सुषमा घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई। उसकी नज़र सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी वस्तु पे पड़ी। सुषमा सोचने लगी, आखिर ये चीज़ क्या है? मैं जाकर देखती हूँ। सुषमा ने देखा कि वो एक डायरी है जो पूरी तरह से सील और कवर की हुई है। सुषमा को समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर ये डायरी किसकी है और यहाँ कैसे पड़ी हुई है। सुषमा ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख लिया और इस बारे में अपने साथियों को कुछ भी नहीं बताया। रात को जब सुषमा अपने घर को लौटी तो वो इसी उड़न बूंद में थी कि आखिर डायरी में क्या है। वह खुद से बातें करते हुए सोचने लगी कि शायद मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए, पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं है, पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं तब तक मैं कैसे जान पाऊंगी? यहीं सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, पर सुषमा उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन अगली रात सुषमा ने उस डायरी को खोलने का फैसला कर ही लिया। ऐसी कई खौफनाक चीज़ें जो अभी भी सुषमा के सामने आने बाकी थी। रात हो चली थी और सुषमा उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील की हुई थी, अगर थोड़ा भी जोर लगाया जाए तो वो फट सकती है। पर सुषमा धीरे धीरे उस डायरी को अच्छे से खोलने लगी। जैसे जैसे वो खोलती गई, उसने पाया कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब सुषमा उस डायरी की पूरी सील खोल चुकी थी और जैसे ही उसने डायरी का पहला पृष्ठ पढ़ा तो उसने पाया कि उस पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम ललित है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं हूँ कहाँ मैं खुद नहीं जानता। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी में अपना डर, दुख एवं सुख के क्षणों को अच्छे से व्यक्त करने जा रहा हूँ। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज़ से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है, अब तो उठो और कितनी देर सोते रहोगे। मैं आंखें मलते हुए उठ गया और हाथ मुंह धोकर माँ से मिलने रसोई घर में चला गया। तो वहाँ पे देखा कि रसोई घर में मेरी माँ नहीं थी। मैंने अपने पिताजी को भी आवाज़ लगाई, पर वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी कि इतनी जल्दी वे सब चले कहाँ गए। मैंने इधर उधर आवाज़ लगाई, पर वे कहीं नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले ही तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई।
और वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था, तो आखिर वे चले कहाँ गए? ये बात सच थी कि इतनी जल्दी वे बाहर तो नहीं जा सकते थे। अगर वो घर में ही मौजूद है तो मुझे दिख क्यों नहीं रही? अगर मैं किसी को ये बात बतलाऊं तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझ पर, और ये बात सच भी है कि कोई कैसे मुझ पर यकीन करेगा। अचानक मेरे माता पिता गायब हो गए। तभी अचानक मुझे जोर से खिड़की खुलने की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि इस सपने ने मुझे काफी बेचैन कर दिया था। नींद खुलते ही मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया हुआ है। बहुत ही तेज हवा चल रही है। धूल मिट्टी से बनी कोहरों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को लगा दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रही थी और मेरे पिताजी भी नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वे कहाँ चले गए? जब तक मैं सोया रहा उसी बीच वे चले गए, पर कैसे? कहीं मेरा सपना तो नहीं, जैसे मैं पहले सपने दिख रहा था। मैंने उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढा, वे कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर हो गई, पर वे लोग कहीं नहीं दिखे। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था? इस तरह की घटना आज तक मेरे साथ नहीं हुई। ये कैसे संभव है कि मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए? मैंने घर का एक एक कोना देखा। वे सभी सामान एकदम उसी जगह पे थे जैसे कि पहले। इसका मतलब था कि अगर वे कहीं गए भी होंगे तो अपनी मर्जी से ही। मैंने घर से दूर बाहर वाले लोगों से भी पूछा, आपने कहीं उन्हें देखा है? पर वे लोग भी ना में ही उत्तर दिए। इस बात से काफ़ी भयभीत हो गया था मैं। मुझे घबराहट होने लगी थी कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, हो सकता है वो कुछ ज़रूरी काम से कहीं चले गए होंगे, शायद रात तक वापस आ जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी काम होंगे जिन्हें बताना उन्होंने मुझे उचित नहीं समझा, क्योंकि आज तक तो वो ऐसा कुछ भी नहीं किए। मुझे आज रात तक उनका इंतज़ार करना चाहिए। रात को मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था और धीरे धीरे पलकें मेरी बंद हो रही थी। तभी अचानक मुझे कमरे में किसी की होने की अनुभूति हुई। मैं झट से बिस्तर से नीचे उतरा और सोचने लगा, मेरी माँ आ गई है, चलो बाहर देखते हैं। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। बाहर काफ़ी शांति थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, पर अब तक वे लोग लौट कर नहीं आए थे। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था, पर अब एक खौफनाक रूप धारण कर चुका था और मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हाथ में एक लैंप लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो वहाँ थोड़ी दूर पर ही एक बहुत ही बड़ा गहरा कुआं दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उस कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माता पिता की लाश तैर रही थी। मैं वहीं पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर सदमे के कारण थर थर कांप रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, कि मुझे ये दिन देखने को मिलेगा कभी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। ऐसे तो मेरे माता पिता जानबूझकर इस कुएं में तो नहीं गिर सकते, तो फिर बात क्या है? मुझे जानना था इस मौत के पीछे का सच। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मेरे माता पिता तो हैं ही नहीं इस दुनिया में, तो मैं जीकर क्या करूँगा, इसलिए इसी कुएं में कूद कर जान दे देता हूँ। पर तभी मैंने सोचा कि जब तक मैं उस कातिल को ना पकड़ लूँ जिसने ये सब किया है,
तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकाली, वहीं ज़मीन में दफन कर दी और इस चीज़ की भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता नहीं रहे। उन्हें यही कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने काफ़ी छानबीन की पर मुझे कोई सुराग नहीं मिल पाया था। आखिर उनकी मौत हुई तो कैसे हुई? मैंने इस बात पे काफ़ी गौर फरमाया कि ये बात तो सच है कि वे कुएं के पास ज़रूर गए थे। अगर उन्हें जबरन कोई ले जाता तो वे चिल्लाते ज़रूर, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि वे उस कुएं के पास अपनी मर्जी से ही गए थे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वे उस कुएं में कूदे ही क्यों? बात यहीं तक खत्म नहीं हुई थी। अब कुछ लोगों को शक होने लगा था, तो उनसे मैंने फिर यही बात दोहराई कि मेरे माता पिता अपने परिवार में ही थोड़े दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं अपनी इस डायरी को पहले से नहीं लिख रहा था। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तब से मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। इस डायरी में मेरी कोई दिनचर्या अंकित नहीं की हुई है, क्योंकि मुझे सिर्फ उस कातिल को पकड़ना था जिसने ये काम किया था। 1 हफ्ता बीत चुका था और अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा था जो बेहद ही अजीब था। शायद किसी को विश्वास ना हो, आज तक बिना पूछे मैंने कभी भी अपनी माँ के रखे सामान को नहीं छुआ, पर आज उनकी मौत के बाद सच जानने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने माँ के कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी के वक्त जो सच मेरे सामने आने शुरू हुए उसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। जब मैंने उस बक्से को खोला तो उसमें मुझे अजीब आकार की कई सारी हड्डियां मिली जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। देखने में तो यही लग रहा था कि ये सारी हड्डियां किसी इंसान की है। मैं घबरा गया, यही सोचने लगा कि आखिर माँ इन सब चीज़ों का क्या करती थी। जब मैंने अपने माँ और पिताजी दोनों के कमरे की तलाशी ली तो ऐसे ऐसे सच मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। विचित्र तरह की हड्डियाँ, कई सारे रंग की पोटली, अजीब से कपड़े एवं कई सारी मोमबत्तियाँ मिली, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। थोड़ा और छानबीन करने के बाद मुझे वहीं पर एक बड़ा सा सफ़ेद कागज़ मिला जिस पर तंत्र मंत्र से संबंधित ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इन सब के बारे में मैंने पहले ना ही सुना था और ना ही देखा था। लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना था। अब क्योंकि इन सब चीज़ों को देखते देखते रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब सुबह ही इन सब पर गौर करेंगे। और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, सिर्फ यही सोचे जा रहा था कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। मैं सिर्फ अपनी आंख बंद करके लेटा हुआ था कि अचानक मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उठकर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखा। पर जैसे ही मैंने सीढ़ियों की ओर देखा तो मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे कि कोई छोटी सी बच्ची वहाँ से नीचे उतर रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा तो अब वहाँ पर कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यही सोच रहा था। फिर मैंने फैसला किया, आज रात को ही उन मंत्रों का आवाहन करके मैं देखूंगा कि आखिर होता क्या है। क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है शायद उसी मंत्र की वजह से हुआ है, और उसकी सच्चाई के बारे में अब मुझे जान कर रहना था। मैंने वही सब क्रियाएं करनी शुरू कर दी जो उस कागज़ पर लिखी हुई थी। हर कुछ बिल्कुल उसी के अनुसार करना शुरू की। उस कागज़ पर लिखी हुई थी कि मंत्र के आवाहन के समय अपनी आंखें बंद रखे और किसी भी कीमत पर ना खोले। यह सब मंत्रों का आह्वान करते करते मुझे तो ये बातें बेहद फिजूल लग रही थी।
मैं ये सोच रहा था कि अगर ये बात इस डायरी में मैं लिख रहा हूँ तो क्या कोई यकीन कर पाएगा कि ये सब भी मुमकिन है। पर अभी तो इससे भी बड़ी सच्चाई आनी बाकी थी। मैंने उस कागज़ पर लिखी हुई सारी क्रियाएं शुरू करनी दी। कुछ घंटे बीत गए पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि उस कागज़ पे लिखा था कि क्रिया के कुछ घंटे बाद आपको अपने पास किसी के होने की अनुभूति होगी। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फिजूल है और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सामने मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखी। ये वही बच्ची थी जो उस वक्त मुझे सीढ़ियों पर दिखी थी। मैं एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहाँ पे कैसे आ गई। मैंने उस बच्ची को गौर से देखा तो अब मुझे यकीन हो गया कि ये वही लड़की है। वो बच्ची चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मैं तुरंत उस बच्ची को जोर से पकड़ने लगा, पर जैसे ही मैंने उसे छुआ तो मुझे एक जोरदार झटका लगा, मानो जैसे मैंने किसी बिजली के तार को छू लिया हो। देखने में तो वो एक बच्ची साधारण बच्ची ही लग रही थी, पर यह तेज उसके अंदर आया कैसे? एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे साथ बहुत अजीब सा हो रहा था। मैंने सोचा कि कागज पर लिखी सारी बातें झूठी थी, क्योंकि मैंने आंखें खोल ली तो क्या हुआ, एक बच्ची सामने खड़ी थी, मगर ये ना ही मनुष्य थी और ना ही कोई प्रेत आत्मा। तुरंत मैंने उस बच्ची को पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो और कौन हो तुम, और इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर ये अंदर आई कैसे। देखने में तो ये प्रेत आत्मा नहीं लग रही है। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी मैं इसके घर छोड़ आऊँगा, और उस बच्ची को ठहरने के लिए मैंने एक कमरा दे दिया। वो बच्ची बहुत ही कम बोल रही थी। मैंने उतना गौर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने माता पिता की मृत्यु से बहुत तनाव में था और मुझे उनके कातिलों को पकड़ना था। पर ये रात मेरे लिए क्या खौफ छिपाए बैठा था, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। मैंने उन सभी कागज को जला डाला जिसमें मंत्र लिखा हुआ था, और तंत्र मंत्र से संबंधित सारी चीज़ों को मैंने जलाकर राख कर दिया, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से ऊब चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। मैं अब उस बच्ची को देखने गया। मैंने पाया कि वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये कहाँ चली गई। अब पहले से ही मैं इतना परेशान हूँ। मैंने उसे सब जगह देखा, मगर मुझे वो कहीं नहीं दिखी। जब मैंने घर से बाहर अंधेरे में झांका तो देखा तो बच्ची वहीं खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप। मैं तुरंत नीचे उतर आया और उस बच्ची से पूछा कि इतनी रात गए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मगर वो खामोश रही। तभी उस बच्ची ने अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि वहाँ की ज़मीन भूरी भूरी सी लग रही थी, जैसे कि वहाँ पे किसी ने खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी ओर इशारा किए जा रही थी। आखिर बात क्या थी, ये जानने के लिए मैं घर के अंदर से फावड़ा उठा लाया और उस बच्ची को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे खोद कर देखता हूँ, आखिर बात क्या है। तो वो बच्ची मेरे पीठ के पीछे खड़ी रही और मैं ज़मीन को खोदने लगा। थोड़ी देर बाद खोदने पर मुझे जो अंदर चीज़ दिखी, उसे देखने के बाद मानो ऐसा लगा जैसे एक पल में ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैंने देखा कि उस कब्र में उस बच्चे की लाश थी, जो अभी ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। अब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं इसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने किसी तरह अपने पीछे देखा तो वो बच्ची अभी भी वहीं खड़ी थी। मैं उसे देखकर पीछे की ओर गिर गया। मैंने बहुत हिम्मत करके उससे पूछा कि आखिर वो कौन है। तब वो बच्ची ने जो कहा
मैं उस चीज से और ज्यादा भयभीत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने शरीर से प्राण निकाल लिए हो। उस बच्ची ने अपनी आप बीती बताना शुरू की। उसने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने ही मुझे यहाँ इस जमीन में दफन किया है। मैं अपने घर से बाहर खेलते हुए सड़क के किनारे आ गई थी जब तुम्हारी माँ मुझे बहलाकर अपने साथ ले गई और मुझ पर तंत्र मंत्र करके बेहोश कर दिया। और जब मैं जागी तो पाया कि मैं ज़मीन के नीचे हूँ और जैसे ही बाहर निकलना चाही तो तुरंत बाहर की ओर आ गई। मुझे लगा कि मैं बच के कैसे निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर मैं ज़मीन में कैसे दफन हो गई थी और तुरंत बाहर कैसे निकल आई, वो भी इतनी आसानी से। पहले तो मैं भागकर अपने माँ के पास गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं बचकर आ गई हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पहुँची तो वहाँ चित्कार मची हुई थी। मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वहाँ पहुँचकर इधर उधर देखा तो चारों तरफ और बहुत भीड़ जमी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं, वो भी मेरे घर के सामने। मैंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो सामने देखा कि दीवार पे मेरी तस्वीर लगी है और उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। मैंने सामने अपनी माँ को देखा तो मैं तुरंत उनके पास चली गई, पर वो मुझे नहीं देख पा रही थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप लोग मुझे सुन भी नहीं पा रहे हैं। मैंने तुरंत अपनी माँ की गोद में बैठ गई, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं उनकी गोद में बैठी हुई हूँ। वो बस मेरी तस्वीर को देखकर रोए ही जा रही थी। मैं लगातार उनसे यही कहे जा रही थी कि माँ, मैं अभी जीवित हूँ, फिर भी आप लोग रो क्यों रहे हो। पर मेरी बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अचानक एक व्यक्ति मुझसे आर पार हो गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैं हिली तक नहीं। फिर मुझे याद आया कि एक औरत ने मुझे अपने पास बुलाया था और उसी ने ये सब किया था। मैं वहाँ से भागकर उस जगह पर आ गई जहाँ मुझे दफन किया गया था। जब मैंने वहाँ की मिट्टी हटाई तो वो हट नहीं रही थी। मेरे हाथ उस पर स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ वो औरत आ गई जिसने मुझे दफन किया था। मैंने उससे कहा कि आखिर क्यों तुमने मुझे दफन किया था यहाँ पर, लेकिन वो औरत भी मेरी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, मानो मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुँची ही नहीं हो। मैंने देखा कि वो औरत एक फावड़ा लाई और उस कब्र को खोदने लगी। खोदने के बाद मैंने देखा कि मेरी लाश अंदर पड़ी हुई है और वो भी बुरी हालत में। अब मैं समझ चुकी थी कि मैं मर चुकी हूँ। इसी औरत ने मुझे मारा है और मैं एक आत्मा हूँ और मुझे इन लोगों से बदला लेना है। मैंने उस औरत का पीछा किया और देखा कि वो घर के अंदर गई और अंदर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने अपने आगे अजीब अजीब सी तंत्र मंत्र संबंधित चीजें रखी हुई है। वो औरत भी उसी व्यक्ति के बगल में आकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत वहां से उठी और फिर मेरी कब्र के पास पहुंची और अंदर कुछ फूल फेंके, फिर ऊपर मिट्टी भर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इनका खात्मा कैसे करूं। तब मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और तभी से मैं उस औरत के अंदर प्रवेश कर गई और अब जो भी करती थी वो भी वही करती थी, क्योंकि मैं अब आत्मा बन चुकी थी। बस मुझे एक शरीर की जरूरत थी। मैं उस औरत के अंदर घुसकर उसे एक कुएं के पास ले गई और उसमें मैं कूद गई और जैसे ही वो औरत मर गई तो मैं बाहर आई। अब मुझे उस व्यक्ति को भी मारना था जिसे मैंने उस कमरे में देखा था। फिर मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जो तंत्र मंत्र कर रहा था। मैंने उसके साथ भी वही किया जो उस औरत के साथ किया था और उन दोनों को उस कुएं में डुबाकर मैंने मार दिया। मेरा बदला पूरा हुआ। मैं ये जानना भी नहीं चाहती कि आखिर उन लोगों ने मुझे उस जमीन में क्यों दफन किया था।
आज तुमने उन तंत्र मंत्र के कागज को जलाकर मुझे मुक्ति दे दी है। बस अब मेरी लाश को यहीं दफन रहने दो। और इतना कहकर वो बच्ची मेरी आंखों से ओझल हो गई। मुझे अपने आप पर भी रोना आ रहा था कि आखिर मेरे माता पिता ऐसे थे। अब मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं था, क्योंकि यह मौत की सजा भी उनके लिए कम ही थी। मैं अपनी इस डायरी में सब कुछ लिख चुका हूँ और अब मैं भी उसी कुएं में कूद कर अपनी जान देने जा रहा हूँ। उस डायरी में एक पन्ने पर कुछ और भी लिखा हुआ था, लेकिन सुषमा को अब हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि वो उस डायरी के अंतिम पृष्ठ को पढ़े। लेकिन तभी उसे धीरे से किसी की आवाज़ आई, पढ़ो उस पन्ने को। सुषमा ने जैसे ही उस आवाज़ को सुना, झट से डायरी को बंद किया और जल्दी जल्दी सील को पूरा बंद करके उसे बाहर फेंक निकली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वह जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाकर उसी जगह पे पहुंच गई जहां पे सुषमा को वो डायरी मिली थी। सुषमा जल्दी से उस डायरी को फेंक कर फिर से वापस अपने घर की तरफ मुड़ गई। लेकिन वो जैसे ही अपने घर में गई, देखा कि सामने टेबल पर वही डायरी रखी हुई थी। सुषमा को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। उसने डायरी को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वो डायरी फिर से टेबल पर ही थी। अब सुषमा ने डायरी के उस अंतिम पृष्ठ को पढ़ने के लिए डायरी को खोला और उसने जो पढ़ा वो उसको हैरान करने वाली थी। उस डायरी में लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि तुमने इस डायरी को पढ़ लिया है। इस बात के बहुत दिनों बाद जब मैं सुषमा से मिली तो उसकी हालत देख मुझे समझ नहीं आया। वो बहुत दुबली और पतली सी हो गई थी। उसकी आंखें धंस सी गई थी। मैंने उससे पूछा तो वो मुझे डायरी में लिखी सारी बातें बताई। पर इस कहानी में एक बात मेरे समझ से परे थी कि आखिर वो बच्ची किसी को नहीं दिख रही थी, फिर ललित को कैसे दिखने लगी, और ऐसा क्या सोचकर ललित ने अपनी जान दे दी। ऐसे भी आत्माओं का रहस्य बहुत बड़ा है, जिसे इस डायरी में लिखे हुए शब्दों से समझ पाना बेहद मुश्किल है। अभी तक इस तरह की घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पर सुषमा ने एक बात नहीं बतलाई कि आखिर उसने उस डायरी के साथ क्या किया, और इस बात को पूछना मैंने भी लाजमी नहीं समझा।